हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th का जो ज्योग्राफी है यानी कि भूगोल, इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है ये सीबीएसई ने अपनी साइट पे प्रोवाइड करा रखा है, वेबसाइट पे आप वहाँ जाकर देख सकते हो। इंग्लिश में आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको कराने वाला हूँ। ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए तो ठीक है, उनका फ़ायदा है क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश में ही होता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के हैं उनको दिक्कत होती है। ठीक है। तो मैंने आपके लिए हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है और मैं एक एक करके कराता हूँ। इनके क्वेश्चन आप ध्यान से देखते चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव गरीबी सूचकांक, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव विकास में कमी को किस पैमाने पर मापता है। यानी कि जो ये मानव गरीबी सूचकांक है, इसमें किस प्रकार से, किस तरीके से मापा जाता है गरीबी को। ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ध्यान से देखिए, मैं आपको सीधा सही आंसर कराता हूँ। इसका सही आंसर होगा सी पॉइंट। ठीक है। सी जो है यानी छोटे बच्चों की संख्या देखी जाती है जो कि कम वजन वाले हों, यानी कि जो कुपोषित हों। ठीक है। तो इसको देख के अंदाजा लगाया जाता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का। तो पहले का सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। इसमें आपको एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। ठीक है। असर्शन और रीजन को हमें पढ़ना है अच्छे तरीके से, फिर समझना है। तो असर्शन को पढ़ते हैं कि अक्सर छोटे देशों ने बड़े देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है और अपेक्षाकृत गरीब राष्ट्रों को मानव विकास मामले में उनके अमीर पड़ोसियों के ऊपर रैंक किया है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये असर्शन है। अब रीजन को समझते हैं। क्षेत्रफल का आकार और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास से सीधे संबंधित नहीं है। उच्च मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक क्षेत्र में बहुत अधिक निवेश हुआ है, यानी कि पब्लिक सेक्टर में जहां पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ऐसा रीज़न कह रहा है। ठीक है। क्या असर्शन और रीज़न सही है? ठीक है। यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट हैं, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, ये सही है या गलत है? तो आप कहोगे दोनों ही सही हैं। ठीक है। यानी आपको असर्शन भी सही दिख रहा है और रीज़न भी सही दिख रहा है। तो अपना यहाँ पे आंसर इसका जो होगा वो होगा बी पॉइंट, यानी दोनों ए और आर दोनों ठीक है। और कहीं ना कहीं आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है। तो इसका बी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कहने हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कथन ग्रामीण विपणन केंद्रों से संबंधित सही है। ठीक है। यानी कि गांव के जो विपणन केंद्र होते हैं उससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। ठीक है। तो देखते हैं। अब चैप्टर में मैंने आपको दो तरह के विपणन केंद्र पढ़ाया था। एक होता है ग्रामीण यानी गांव की मंडियां, गांव के बाजार। दूसरा होता है नगरीय, ठीक है, जो नगरों में होते हैं। तो इसमें गाँव से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो पहला पॉइंट है ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों की सेवा करते हैं, यानी कि आसपास की जो लोग होते हैं उनके लिए सर्विसेज मिल जाती हैं यहाँ पे। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आसपास के लोगों की, आसपास के गांव के लोगों की ज़रूरत ही तो पूरी करते हैं। यानी पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कुछ भी सोचना ही नहीं है। दूसरे पॉइंट को बढ़ते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र अधिकांशतः मौलिक प्रकार के अर्ध शहरी व्यापारिक केंद्र होते हैं। तो आप ये भी सही कह सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे ना उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ठीक है, जितनी शहरों के बाज़ार में मिलते हैं। तो आप इसको अर्ध शहरी व्यापारिक केंद्र के रूप में देख सकते हो, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ठीक है। तो पहला सही है स्टेटमेंट, दूसरा सही है। अब एक बार तीसरे को देखते हैं। कहते हैं कि वे निर्मित वस्त्रों के साथ साथ कई विशेषीकृत बाजार भी विकसित करते हैं, जैसे श्रम, आवास, अर्धनिर्मित या पूर्ण उत्पाद। गलत है। विशेषीकृत आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा गांव के बाजार में, बिल्कुल भी, ये शहरों में मिलता है। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट को पढ़ते हैं। व्यक्तिगत और पेशेवर सेवाएं अच्छी तरह से विकसित नहीं होती है, ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पेशेवर सर्विसेज नहीं मिलेंगी कभी भी। पेशेवर, अगर आपको प्रोफेशनल सर्विस चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको शहर के बाजार में जाना पड़ेगा। ठीक है। तो व्यक्तिगत और पेशेवर जो सेवाएं हैं वो यहाँ पे विकसित नहीं हो पाती हैं। तो ये भी पॉइंट सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। अब इसके कोड को देखते हैं। ऑप्शन में आपके सामने क्या है? पहला, तीसरा, चौथा था ना, तो पहला, तीसरा, चौथा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है। यही आपको पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों के क्रम को व्यवस्थित करना है आपको इसमें। तो सिल्क रूट एक प्रारंभिक उदाहरण है, बिल्कुल ठीक है, जो कि रोम को चीन से जोड़ने वाले 6000 किलोमीटर मार्ग के साथ लंबे दूरी को, व्यापार को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है, पहले नंबर पे ये सिल्क रूट आ गया। फिर रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय, ये भी ठीक है। ये सेकंड नंबर पे, ये देखो ये बिल्कुल क्रम में ही है, आपको 1 2 3 4 इस तरीके से बताना था। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको बताना है
यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन आपका फोर्थ का सही हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल वो सीक्वेंस में ही है, उसको ऊपर नीचे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं को व्यापार के लिए खोलने की प्रक्रिया जिसमें व्यापार बाधाओं जैसे शुल्क को घटा दिया जाए, हर स्थान से आने वाली वस्तु और सेवाओं को घरेलू उत्पादों और सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देना, इसको क्या कहा जाता है? इसको आप क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं व्यापार उदारीकरण। इसको व्यापार भी ना हो तो इसको केवल केवल उदारीकरण कहते हैं, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को लिबरल बनाना, उदार बनाना, ठीक है, जिससे कि व्यापार में आसानी हो सके दो देशों के बीच में। मुक्त व्यापार के नजरिए से भी इसको देखा जाता है, याद रखना पेपर में हो सकता है लैंग्वेज अलग आए, अगर मुक्त व्यापार लिखा हो तो आप उसको मुक्त व्यापार भी कह सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर उच्चतम से निम्नतर रखना, यानी आपको सबसे पहले वो राज्य रखना है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो, फिर आपको वो राज्य रखना है जिसकी जनसंख्या उससे कम हो, फिर वो राज्य रखना है जिसकी जनसंख्या उससे कम हो, और लास्ट में आपको वो स्टेट रखना है जिसकी जनसंख्या सबसे कम हो, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी उच्चतम से निम्नतर की तरफ आना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको इसमें एक ही बार में पता लग जाएगा कि कौन सा राज्य है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो यूपी की है। ठीक है, यूपी, यानी कि ये पहले नंबर पे आएगा। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? 3। अब आप देखो पहले नंबर पे 3 किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है, यस दे रखा है इसमें, और इसमें नहीं दे रखा है, यानी पहले नंबर पे 3 है। तो आपको यहीं आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतने में ही आपका आंसर करेक्ट हो गया कि यूपी। उसके बाद ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र आ जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर पे यूपी, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, फिर थर्ड नंबर पे आपका यहाँ पे बिहार आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, एक बार ध्यान से देखो इसे। कह रहे हैं कि पिछली एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या वृद्धि के 4 डिस्टिंक्ट या चरण पहचाने गए हैं। इस विवरण से आपको वो चरण की पहचान करना है। ठीक है, आपको अभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपको 4 चरण बताए थे। ठीक है, जनसंख्या पहले में जैसे 1901 से लेकर 1921 के आसपास थी आई थिंक, उसमें जनसंख्या स्थिर थी। ठीक है, फिर बाद में थोड़ा सा जन्म दर तो बढ़ी लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे कम होने लगी। तो फिर तीसरे को जनसंख्या विस्फोट के नज़रिए से देखा गया, वो सब हमने पढ़ा था ना, तो वही है। तो देखो आपके सामने ये स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट से आपको पहचानना है कि वो कौन सा चरण है। तो कहते हैं कि इस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, बस इतना ही, जनसंख्या विस्फोट देख लिया, अब आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अब चलते हैं ऑप्शन पे। अब आपको क्या करना है, इसमें से पहचानना है। ठीक है, ध्यान से देखो आप और इसमें से पहचानो। 7वां क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखना है, तो आपको पता लग जाएगा तीसरा चरण था वो। ठीक है, मैंने आपको तीसरा चरण बताया था। पहले चरण में क्या था? जनसंख्या स्थिर थी। दूसरे चरण में क्या था, हमने पढ़ा था 1901 से 21, ये पहला चरण था। ये 1921 से 51, इसमें क्या था? जन्म दर तो ज़्यादा हुई लेकिन मृत्यु दर कम हो गई, क्योंकि धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि चिकित्सा सुविधा हो गई थी। तीसरे में क्या था? जन्म दर और तो ज़्यादा ही रही लेकिन मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ठीक है, इसीलिए इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। तो अगर आपने यहाँ पे 1951 से 81 लगाया तो आपका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कहने की सुरक्षात्मक सिंचाई का क्या उद्देश्य होता है? ध्यान से देखिए ऑप्शन को। तो इसका मतलब होता है कि फसलों को मिट्टी में नमी की कमी के प्रतिकूल प्रभावों से बचाना। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपके 8वें क्वेश्चन का जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना होता है? आपको अपनी फसलों को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, मॉइस्चर वगैरह की कमी ना हो, इस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। 9वां क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके सामने असर्शन और रीज़न है, इसको देखते हैं। पिछले 50 साल में टेक्नोलॉजी में सुधार के कारण कई फसल जैसे चावल, गेहूं के साथ साथ गन्ना, तिलहन, कपास, ये सारी चीज़ें जो है इसमें वृद्धि हुई है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, सिंचाई का विस्तार देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है और इसने पिछले 50 साल में आधुनिक कृषि के और प्रौद्योगिकी के परिचय के लिए आधार प्रदान किया है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 9वें में आपको क्या मिलेगा कि आपका जो स्टेटमेंट है, जो रीज़न और असर्शन है, वो दोनों ही बिल्कुल ठीक है और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक्सप्लेन भी सही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आपको यही बताना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जल ग्रहण प्रबंधन के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसको पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसमें कौन सी सही स्टेटमेंट है? तो पहला है, ये सतही और भूजल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और संरक्षण को संदर्भित करता है। दूसरा है, जल ग्रहण प्रबंधन में जल ग्रहण के क्षेत्र के भीतर सभी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। लास्ट है, जल ग्रहण विकास की सफलता केवल राज्य सरकार पर निर्भर करती है।
तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो फोर्थ मतलब पॉइंट सही नहीं है। पहला सही है, कुशल प्रबंधन होता है, दूसरा भी आपका सही है, तीसरा भी सही है क्योंकि इसका उद्देश्य है एक और प्राकृतिक संसाधन और दूसरी ओर समाज के बीच में संतुलन बनाए रखना। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन फोर्थ सही नहीं है। तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। कथन 4, ठीक है, कौन सा गलत था? क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा गलत था? तो आप कहोगे कि जो डी ऑप्शन है यानी कथन 4 ये गलत है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली में जल प्रदूषण स्तर पर शोध कर रहे छात्रों को जल गुणवत्ता पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए किस संगठन से संपर्क करना होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिए। तो इसके लिए इनको जाना पड़ेगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्योंकि वही इनको सही तरीके से जानकारी दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलाया गया है? ठीक है, यानी कि ये आमने सामने जो दे रखा है वो सही है, लेकिन एक ऐसा है जो कि गलत है, हमको पहचानना है। तो इसमें महाराष्ट्र गलत है। देखो, महाराष्ट्र का जो कोरबा है ना, ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। और बाकी आपका पश्चिम बंगाल ये ठीक है, रानीगंज, तमिलनाडु, नेवेली भी ठीक है, उड़ीसा, तलचर भी ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। उपग्रह जो होते हैं स्वयं संचार का एक साधन है और इसके साथ ही ये संचार के अन्य साधनों के उपयोग को भी नियंत्रित करता है। भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले सही उपग्रह प्रणाली का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं एक बार। भारत रिमोट सेंसिंग उपग्रह प्रणाली, ये ठीक है, भारत की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्रणाली, ये भी ठीक है। तो इसमें लास्ट में यही पूछा ना कि भारत के द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपग्रह प्रणाली को बताना है, तो भारत इन दोनों प्रणालियों को ही अपना रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा, इसका होगा, एक सेकेंड, इसमें एक गलत हो रही है। इसमें फर्स्ट सही है आपका और आपका थर्ड सही है। इनसेट भी तो हमने पढ़ा था, तो आपका फर्स्ट और थर्ड ही सही है। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय सरकार द्वारा लॉन्च की गई सेतु भारतम परियोजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेतु भारतम परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका उद्देश्य लगभग 1500 जो प्रमुख पुल हैं और 200 जो रेल के ओवर ब्रिज है उसके ऊपर और जो रेल के अंडर ब्रिज है इसका निर्माण करना। ठीक है, ये पुल बनाने के लिए लाई गई योजना है। इसमें 1500 मेन पुल बनाने हैं, 200 रेल के ऊपर जो ओवर ब्रिज होते हैं उसको बनाना है और रेल के जो अंडर ब्रिज होते हैं उसका निर्माण करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ग्राफ को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, तो पहले हमें प्रश्न देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे आप सबसे नीचे देखो, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश यहाँ पे आपको चाइना दिख रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इंडिया दिख रहा है, फिर आपको यूएसए दिख रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है? चाइना की है। ठीक है, तो चाइना आप यहाँ पे कर दोगे करेक्ट। अगर ये मान लो ग्राफ नहीं भी दिया होता तो भी आपको पता है चाइना की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि उस अफ्रीकी देश की पहचान करनी है आपको जिसकी जनसंख्या बहुत अधिक है। यानी कौन सा वो अफ्रीका का देश है जिसकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है? तो इसमें आ जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया की। नेक्स्ट है कि कौन सा महाद्वीप दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों की सबसे बड़ी संख्या रखता है? क्वेश्चन नंबर 17, तो एशिया, आपको पता है कि एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आप चाइना को कह लो, चाइना भी एशिया में आता है, फिर इंडिया कह लो, इंडिया भी एशिया में आता है। ठीक है, तो दो देश दुनिया के जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो दोनों तो एशिया में ही आ जाते हैं, तो सी तो आपका यहीं से हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो सेक्शन ए था, ठीक है, ये हो जाता है आपका कंप्लीट। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 19 होते हैं जो कि सोर्स बेस्ड होते हैं। तो इसमें एक सोर्स दे रखा है, ये सोर्स है, आप इसको पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो। ये मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं पे ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत हो, बाकी आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसको समझ लोगे तो आप क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पर्यटन में क्या शामिल है? तो देखिए, पर्यटन जो होता है इसमें ये व्यापार के लिए नहीं बल्कि ये मनोरंजन या प्रमोद
खुशी के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी ये खुशी के लिए की गई एक यात्रा है जो टेम्परेरी तौर पे होती है, ठीक है। कुछ समय के लिए 2-4 दिन के लिए हम कहीं बाहर चले जाते हैं घूमने, तो ये क्या होता है, पर्यटन होता है, टूरिज्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 प्रसिद्ध वैश्विक पर्यटन स्थलों की सूची बनाएं। यानी कि आपको दुनिया में कोई 2 ऐसे वैश्विक पर्यटन स्थल बताने हैं जो जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हों। भूमध्य सागर का तट हो गया, भारत का पश्चिमी तट हो गया, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी बता सकते हो, सब सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पर्यटन दुनिया में सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि बन गई है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पर्यटन जो है दुनिया में तृतीय गतिविधि बन चुकी है, सबसे बड़ी। होता क्या है कि आज के समय में लोगों के पास फुर्सत के पल होते हैं, जिसके कारण वो खाली समय में घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। वो मनोरंजन के उद्देश्य से घूमने जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो वहाँ पे कई प्रकार के रोजगार बनते हैं, यानी आवास का, भोजन का, परिवहन का, मनोरंजन का, ठीक है। ये सारी सेवाएं देने के लिए आपको दुकानें दिख जाएंगी, और कहीं ना कहीं इससे एक पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है। तो आप ये सारी बातें बता सकते थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इसके सामने आपके सामने कुछ तालिका दे रखी है, इसको ध्यान से समझना है। तो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलप, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बारे में ये टेबल है। तो इसमें वेरी हाई दे रखा है कि 66 देश ऐसे हैं जहाँ पे HDI जो है वेरी हाई है। हाई की बात करें तो 53 कंट्रीज़ हैं, और मीडियम की बात करें तो 37 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। लो की बात करें तो 33 कंट्रीज़ हैं। अब हमको क्या करना है, इसके क्वेश्चन को देखना है, उसको समझना है। तो उन देशों के लिए मानव विकास का स्कोर पहचानना है जिन्हें मध्यम मानव विकास वाले देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। मध्यम यानी मीडियम, तो मीडियम में क्या है, 0.5 से लेके 0.6 तक, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो 0.5 से लेके 0.6 तक। तो यहाँ पे देखो आंसर में थोड़ी गलती है, 0.55 से 0.699 तक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, 0.5 से 0.69 तक। इसके बाद दूसरा है कि आप उच्च स्तर के मानव विकास वाले देशों में रहने वाले लोगों की भलाई के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो, जो लोग हाई रैंक वाले कंट्रीज़ में रहते हैं वहाँ पे एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन की जो दर है वो अच्छी होगी, वहाँ पे जन्म दर कम होगी, मृत्यु दर भी कम होगी, वहाँ पे लाइफस्टाइल लोगों की अच्छी होगी, जीवन प्रत्याशा आपको उच्च दिखेगा, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि 33 देशों में मानव विकास का निम्न स्तर का कारण बताएं। देखो 33 देश ऐसे थे जहाँ पे मानव विकास का जो दर है वो निम्न है, तो इसका कारण क्या है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। इन देशों में क्या है, सामाजिक क्षेत्रों की बजाय रक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे दंगे, हिंसा, गृह युद्ध वाली स्थिति रहती है। यहाँ पे गृह युद्ध देखने को मिलेगा, अकाल देखने को मिलेगा, यहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लोग सक्षम नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, यहाँ पे राजनीतिक अशांति है। तो ये सारे कारण आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये अपना सेक्शन बी था, जिसमें आपके दो क्या है, आपके दो क्वेश्चन है जो कि आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन सी में आपके 20, 21, 22, 23 यानी कि ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें से आपको करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन है कि वास्तविक जीवन उदाहरण की सहायता से प्रकृति के मानवीयकरण की व्याख्या करो। यानी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना है, ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल, और जिसमें प्रकृति का मानवीयकरण की व्याख्या हो रही हो। तो देखिए, समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्रकृति की शक्तियों को समझने लगे। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मनुष्यों ने बेहतर, अधिक प्रभावी टेक्नोलॉजी का विकास किया। शुरू में क्या था, मनुष्य आदिम अवस्था में था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति के नियमों का पालन करता था, तो उसे कहते थे प्रकृति का मानवीकरण, सॉरी, मानव का प्रकृतिकरण, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मानव थोड़ा सा समझदार हुआ, ठीक है, उसको पर्यावरण और प्रकृति के नियमों के बारे में जानकारी लगी, तो उसने प्रकृति को अपने अनुसार ढालना शुरू करा। इसी को कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। वे पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के साथ संभावनाएं तलाशने लगा, प्रकृति से मिले संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को सुधारने लगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। फिर मानव ने क्या करे, बगीचे बना दिए, बंदरगाह बना दिए, महासागर बना दिए, अंतरिक्ष उपग्रह बना दिए। ये सब कैसे हो पाया, तो ये सब कैसे हो पाया, क्योंकि मानव ने प्रकृति के नियम को समझ लिया। जब मानव प्रकृति के नियम को समझ पाया, तभी उसको
अपने आप को कहीं ना कहीं इतना डेवलप कर पाए, ठीक है। तो इसी में हम कह सकते हैं कि प्रकृति हमको अवसर देती है और मनुष्य यानी हम इसका उपयोग करते हैं और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना था। हालांकि आंसर ज़्यादा बड़ा है, शॉर्ट आंसर में इतना बड़ा नहीं लिखना, पेपर में आए तो कोशिश करना इसे छोटा आंसर लिखना, ठीक है। मैंने तो यहाँ ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, पर पेपर में छोटा लिखना, वरना आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवनियतिवाद के सिद्धांत की तुलना चौक पर यातायात सिग्नल से की जाती है, यानी कि जो हम सड़क पे जाते हैं, रेड लाइट होती है, उससे नवनियतिवाद की तुलना की जाती है। इसका मतलब क्या है, आप क्या देखते हो रोड पे जब जाते हो तो रेड लाइट हो जाती है, तो रेड लाइट का मतलब है हमको रुक जाना है। ग्रीन लाइट हो जाती है तो हमको पता है कि अब हमें चलना है, ठीक है। तो ये एक संकेत है कि हमें कब रुकना है और कब हमें चलना है। ऐसा ही कुछ ये सिद्धांत भी हमको बताता है, ठीक है। ये सिद्धांत हमको क्या बताता है, ये सिद्धांत बताता है कि ना तो पर्यावरणीय नियतिवाद की स्थिति है, ना ही पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी ना ही हमें बिल्कुल पर्यावरण के एकदम अनुसार रहना है, ना ही हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जो होता है ना, वो प्रकृति को आज्ञा देकर उसे जीत सकता है, यानी प्रकृति के नियमों को समझकर प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, उसको जीत सकता है, ठीक है। उसे लाल बत्ती के जो संकेत है उसका पालन करना होता है, और वो तब तक अपनी विकास की दिशा में बढ़ सकता है जब प्रकृति संशोधन की अनुमति दे, यानी प्रकृति जब उसको अनुमति देगी तब वो उसमें संशोधन करके आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि संभावनाएं जो है ना, वो सीमाओं के भीतर बनाई जा सकती है, ठीक है, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। यानी कि मनुष्य को अपना विकास तो करना है, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अगर मनुष्य पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाएगा, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, ग्लेशियर घटेंगे, तो उसकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का मानचित्र आपको यहाँ पे देखना है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के द्वारा जोड़े गए दो समुद्र का नाम बताओ। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। इसे यूरोप का भारतीय महासागर का द्वार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्री मार्ग जो है, केप ऑफ गुड होप जो है, इसकी तुलना में लिवरपूल और कोलंबो के बीच में जो श्रीलंका में है, उसके बीच में जो सीधी दूरी है ना, उसको कम कर देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इसे यूरोप का भारतीय महासागर के द्वार के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर की एक विशेषता लिखें। अब देखो कितना बड़ा लिख रखा है, कोई एक विशेषता बतानी थी। तो स्वेज नहर में आप बता सकते हो कि इसमें लगभग 100 जहाज जो है वो रोज इसमें से गुजरते हैं, और प्रत्येक जहाज को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। तो बस इतनी ही विशेषता बता देनी है, उससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्ताव तैयार करें जो उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करके शहरी जीवन को बेहतर बनाए, जबकि स्थिरता, स्वच्छता और वहाँ पे सस्ती चीज़ें भी आपको प्राथमिकता देना है, ठीक है। तो देखो, स्मार्ट सिटी आपको योजना बनानी है, तो स्मार्ट शहरों की एक विशेषता, यहाँ पे जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है और जो सर्विसेज होती है, वो स्मार्ट समाधान पे लागू होगी, ठीक है। शहर को हमें आपदा से कैसे बचाना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। संसाधनों का उपयोग कैसे करना है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। संसाधनों का सही उपयोग कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। तो इसमें से आप कोई 2 पॉइंट बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किशोर अवस्था की जनसंख्या से संबंधित समाज के सामने आने वाली चुनौती के बारे में बताना है। यानी कि आपसे सीधा सीधा ये पूछा है कि किशोरों के सामने क्या समस्या आती है। तो 12 से, वैसे तो किशोरों की कोई डिफाइन एज नहीं होती, 10 से 19 वर्ष मान लो, या इसको 13 से 19 भी कहा जाता है, ठीक है। कुछ लोग इसको 12 से 18 भी मानते हैं। तो ये किशोरों की एज होती है। तो ये इस समय की जो जनसंख्या है ना, वो हमारी कुल जनसंख्या का 20% से ज़्यादा है। और ये जो जनसंख्या है, ये उच्च क्षमता वाली जनसंख्या मानी जाती है, क्योंकि ये युवा जनसंख्या होती है, और अगर इसको सही दिशा निर्देश मिल जाए तो ये सही रहेगी। अगर इसको गलत दिशा में मुड़ गई तो ये काफ़ी गलत हो जाती है, ठीक है। तो किशोर जो है समाज के लिए कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कम उम्र में उनकी विवाह कर देना, उनको शिक्षित ना करना, स्कूल छोड़ देते हैं कई बार, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, किशोर माताओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है, HIV एड्स जैसी समस्या, या फिर नशे की लत लग जाना, शराब की लत लग जाना, क्राइम की तरफ चले जाना, अपराध की दुनिया में चले जाना। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, किशोरों की समस्याएं हैं। फिर भारत सरकार ने किशोरों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए पॉलिसी भी बनाई है। उनके टैलेंट को पहचानने के लिए, बेहतर तरीके से उनके टैलेंट को यूज़ करने के लिए भी काफ़ी परियोजनाएं बनाई है।
राष्ट्रीय युवा नीति भी हो जाएगी इसमें, तो राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में बता सकते थे। इतना बड़ा बड़ा आंसर आपके दे रखा है, लेकिन इतना बड़ा आपको पेपर में लिखना नहीं है, ठीक है। वर्ड लिमिट ध्यान देना। अब आपके आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन सेक्शन डी में। ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बड़ा लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप बड़ा लिख सकते हो, इससे पहले जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वहां बड़ा नहीं लिखना है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आधुनिक और प्राचीन समाज में खाद्य संग्रहण को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में कैसे अलग किया जाता है? आज के वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना क्यों नहीं है? देखो, प्राचीन समाज में खाद्य संग्रहण वगैरह होता था, एक आर्थिक गतिविधि होती थी। आज के समय में धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। खाद्य संग्रहण एक आर्थिक गतिविधि के रूप में, तो देखिए, संग्रहण उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां कठोर जलवायु हो या परिस्थितियां बेकार हो। ये प्राचीन समाज में किया जाता था, ठीक है। जो अपनी खाद्य खाने पीने की चीजें या आश्रय या वस्त्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पौधे या जानवरों को निकालते थे, ठीक है। कंदमूल वगैरह जो मिलता था उसको खा लेते थे। इस प्रकार की गतिविधि के लिए बहुत कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती थी, और ये बहुत निम्न तकनीकी स्तर से संचालित हो जाती थी प्राचीन समय में। प्रति व्यक्ति उत्पादन उस समय में बहुत कम होता था, बहुत कम या कोई अधिशेष उत्पन्न नहीं होता था, कोई भी एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं रखता था, जितनी उसकी जरूरत होती थी उतना ही रखते थे, ठीक है। लेकिन आज के समय में कुछ संग्रहण बाजार उन्मुख हो गए हैं और वाणिज्यिक बन गए हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ों को संग्रह करना है ये कॉमर्शियल हो गया है, यानी कि अब उन चीज़ों को संग्रह किया जाता है जो बहुत महंगी बिकती है। यानी जो संग्रह करता है वो जो कीमती पौधे होते हैं, जिसकी पत्ती, वृक्ष, छाल या जिसका दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको ठीक है दवाई के रूप में बनाकर उसको बाज़ारों में बेच देते हैं। वे पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं, एग्जाम्पल के लिए उसकी छाल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उसकी पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। पत्ती से सौंदर्य की कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, छप्पर वगैरह बनाए जाते हैं, कपड़े की सामग्री बनाई जाती है। तो जिस पौधे की जिस चीज़ का ज़्यादा फायदा हो सकता है वो उन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है, उसका उत्पादन करते हैं। अब तुलना अगर करें तो तुलना में क्या है, खाद्य संग्रहण एक न्यूनतम पूंजी निवेश और तकनीकी स्तर पे कार्य करता है, यानी कम से कम पूंजी निवेश करें, कम से कम तकनीकों का इस्तेमाल करें। लेकिन आधुनिक समाज में कृषि और अन्य उद्योग जो हैं वो उच्च तकनीक वाले हो गए। आज के समय में सब कुछ भाई वैज्ञानिक तरीके से होने लगा है, तो ये तुलना है। प्राचीन समाज में जो संग्रहण होता था वो बहुत कम होता था, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं रखा जाता था। जबकि आज के समय समाज में देखा जाए तो कृषि या औद्योगिक उत्पादन जो है उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उसको एक्स्ट्रा भी रखा जाता है, स्टोरेज में रखना पड़ता है, ठीक है। आधुनिक समय में जो गतिविधियां हो गई है वो बाजार उन्मुख हो गई है, यानी पहले लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संग्रहण करते थे, लेकिन आज के समय में लोग लाभ कमाने के लिए संग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला है कि इसी में है, क्यों खाद्य संग्रहण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण बनने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। संग्रहण का वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण बनने की संभावना बहुत कम है। इस प्रकार की गतिविधियों का उत्पाद जो है विश्व बाजार में इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी संभावना भी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि उन कारकों का मूल्यांकन करें जिन्होंने दुनिया भर में बड़े पैमाने पे उद्योग का विकास में योगदान दिया है। यानी वो कौन से कारक है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे उद्योगों का विकास हुआ है। इसी का बी पॉइंट है कि परिवहन और संचार सुविधाओं तक पहुंच उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरण के साथ आपको सही ठहराना है। यानी परिवहन और संचार सुविधा जो है ये इन तक पहुंच उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक है, तो ये दोनों ही आपको बताने हैं। तो सबसे पहले ए का आंसर कर लेते हैं, यानी कि जो ए है उन कारकों का मूल्यांकन करना है जिससे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास हो रहा है। तो भाई किस किस कारण से हो रहा है? सबसे पहला कारण है टेक्नोलॉजी। दुनिया भर में आज के समय में ऑटोमेटिक मशीनें, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि सब कुछ रोबोट टाइप में कंप्यूटर से ही हो जाता है और बहुत बड़े पैमाने पे हो जाता है, ठीक है, जिससे कि मानव श्रम की भी थोड़ी सी कमी आई है, और टेक्नोलॉजी के विकास एक कारण है। फिर वैश्वीकरण, आज के समय में क्या है, दुनिया में खुला व्यापार हो रहा है, मुक्त व्यापार हो रहा है, दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, कंपटीशन हो रहा है आज की दुनिया में, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। फिर उपभोक्ता की प्राथमिकता में बदलाव, जो उपभोक्ता होता है ना, जो कस्टमर होता है, उसकी जो डिमांड है वो नई नई चीज़ों, नई नई टेक्नोलॉजी की, नए नए उत्पादों की तरफ बढ़ रही है। इसके कारण क्या है, नई नई चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए भी
उद्योगों की स्थापना खूब हो रही है। फिर पर्यावरणीय नियम, बढ़ती हुई पर्यावरणीय जागरूकता ने स्वच्छ उत्पादन विधियों की आवश्यकता को जन्म दिया, यानी कि ऐसी चीज़ें बने जो नुकसान ना करती हो, इको फ्रेंडली हो। आप सुनते हो ना इस तरीके की चीज़ें, तो इसकी वजह से भी कंपटीशन बढ़ा है और ये भी एक रीज़न हो गया है। फिर संचालनगत बाधाएं, आपको पता है कि जो अवसंरचना है या जो परिवहन है, जो ऊर्जा जल आपूर्ति वगैरह है, ठीक है, इसमें कुछ उद्योग, ये जो है ये कुछ उद्योगों के विकास में रुकावट डाल रही है। इससे उत्पादन की प्रक्रिया जो होती है वो कम होती है। जैसे मान लो बिजली की कटौती, बिजली चाहिए उद्योग को, बिजली की कटौती हो रही है, तो इसके कारण क्या है, उद्योग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो कुछ बाधाएं भी आ जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका बी, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, परिवहन और संचार सुविधाओं तक पहुंच उद्योगों के विकास के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए, अब कोई उद्योग है, अब मान लो वहाँ पे परिवहन नहीं है, वहाँ उद्योग तक जाने के लिए कोई परिवहन नहीं है, तो क्या वो उद्योग चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि उद्योग में कच्चा माल ले जाना है, कच्चा माल वहाँ तक जाना है तो परिवहन होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए। फिर वहाँ से जब चीज़ें बन जाएगी तो वापस बाजार तक जाने के लिए परिवहन, सड़कें चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है तो उद्योग फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको बताना है, यानी कि कच्चे माल को कारखाने तक पहुँचाने के लिए और तैयार माल को बाजार तक भेजने के लिए कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा परिवहन चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर भाई उद्योगों का विकास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब विकास के लिए ज़रूरी है। फिर परिवहन की लागत जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। ठीक है, आप यूरोप में और अमेरिका जैसे देशों में देखोगे तो वहाँ पे अत्यधिक विकसित परिवहन प्रणाली मिलती है। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ बढ़िया, अच्छी सड़कें हैं, अच्छा संसाधन है, सब कुछ, इसलिए वो देश ज़्यादा डेवलप भी है। इसी में अगला क्वेश्चन है कि भरमौर क्षेत्र में लागू एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना से प्राप्त लाभों का मूल्यांकन करो। यानी जो भरमौर क्षेत्र है, यहाँ पे जो जनजातीय विकास परियोजना लागू की गई थी उसके क्या लाभ हुए, इसके बारे में बताना है। इसी के ऑप्शन में है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत उन विशिष्ट क्षेत्रों में से की गई, ध्यान में रखते हुए उनकी भौगोलिक परिस्थिति और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की जांच करनी है। तो सबसे पहले भरमौर क्षेत्र में जो परियोजना लागू की गई उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत यहाँ पे, यानी जो हिमाचल का जो भरमौर है वहाँ पे जो जनजाति रहती थी उसके विकास के लिए एक योजना लाई गई थी। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो जनजाति थी वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी, ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था जिसकी वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं था, तो ये करना पड़ा। फिर इसका क्षेत्रीय विकास जो है, इसका इस ये जो योजना थी इसका उद्देश्य था, यहाँ पे जो गद्दी जनजाति रहती थी, गद्दी जनजाति जो थी उसका लाइफस्टाइल सुधारना इसका उद्देश्य था। वहाँ पे परिवहन की, संचार की, कृषि संबंधी जो गतिविधि है उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। ठीक है, वहाँ के जो लोग थे उनको, लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए स्कूल हो, उन लोगों के लिए हेल्थ सर्विसेज हो, पीने के लिए साफ पानी मिल सके, सड़कें हो, संचार हो, बिजली मिले, ये सब इस योजना के तहत कराया गया। ठीक है, साक्षरता दर वहाँ पे बढ़ गई, वहाँ पे लिंग अनुपात सुधर गया, बाल विवाह पहले होता था वो भी वहाँ पे घट गया, तो महिला की साक्षरता दर में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन लोगों की जो आजीविका थी उसमें सुधार आया, लोगों के रहन सहन में सुधार आया, उनके खान पान में सुधार आया। ठीक है, और उनका शिक्षा के स्तर में सुधार आया, उनके जीवन स्तर में सुधार आया। तो ये सारी बात आप बता सकते थे। अगले इसी का जो पार्ट टू था उसका देख लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, इन कार्यक्रम में 15 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें यूपी हो गया, वर्तमान का उत्तराखंड हो गया, पहाड़ी जिले हो गए, असम वगैरह हो गया। ठीक है, जो हिल्स वाले क्षेत्र थे बंगाल में दार्जिलिंग वगैरह, तमिलनाडु में नीलगिरी, ये सारे जिले इसमें शामिल किए गए। फिर पिछड़े क्षेत्र जो थे वहाँ पे विकास की जो योजनाएं थी वो लाई गई। ठीक है, और पहाड़ी क्षेत्र जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा थी, जो जनजातीय उपयोजना के तहत नहीं आते थे, उन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ माना गया और उनके विकास के लिए काम किया गया। फिर इन क्षेत्रों में क्या किया गया, विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाई गई ताकि इनकी भौगोलिक स्थिति, परिस्थितिकी के हिसाब से उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका विकास किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे इनको रोजगार मिले, बागवानी कराई गई, पौधे लगवाए गए, पशुपालन कराया गया, मुर्गी पालन वगैरह, इन सारी चीज़ों में यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग विकसित किए गए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें 2 ऑप्शन है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं की संरचना वर्षों के दौरान बदल रही है, यानी भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। इस कथन को उपयुक्त तर्कों से प्रमाणित करना है।
इसी में है अगला, विमानन परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। भारत में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं की संरचना जो है कई वर्षों के दौरान बदली है। यानी कृषि और संबंध उत्पादों का हम हिस्सा देखें तो वो धीरे धीरे घट रहे हैं, जबकि पेट्रोलियम और कच्चे उत्पाद और अन्य वस्तुओं का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, खनिज, अयस्क और निर्मित वस्तुओं का हिस्सा जो है वो 2009 से 10 और 2010 से 11 और 2015 से 16, 16 से 17 तक काफ़ी स्थिर रहा है। ठीक है, फिर पारंपरिक वस्तुओं में गिरावट मुख्य रूप से कठिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण हो पाया है। कृषि उत्पादों में पारंपरिक वस्तु जैसे कॉफ़ी, काजू आदि का निर्यात धीरे धीरे घटा है। फूलों की खेती की जाने लगी है, ताजे फल की खेती की जाने लगी है। ठीक है, इन चीज़ों का निर्यात बढ़ा है, यानी कुछ चीज़ें कम हो रही है तो कुछ चीज़ें बढ़ रही है। फिर निर्माण क्षेत्र की अगर बात करें तो 2016-17 में भारत में जो कुल निर्यात था उसका मूल्य 73.6% का हिस्सा जो है वो इंजीनियरिंग, वस्त्रों और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है। फिर 1970 के बाद भारत में देखें 1960 के दशक में आपको हरित क्रांति दिखती है। हरित क्रांति सफल होती है, उसकी वजह से क्या होता है, कई इसकी सफलता के कारण खाद्यान्न जो आयात था वो बंद कर दिया, यानी बाहर से जो चीज़ों को खरीदते थे वो बंद हो गया। ठीक है, लेकिन 1973 तक ऊर्जा संकट हुआ, जिसके कारण पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ी। हमको पेट्रोलियम तो बाहर से ही खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि विमान परिवहन सबसे तेज परिवहन का साधन है। ठीक है, लेकिन ये बहुत महंगा है। तेज होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए इसको पसंद किया जाता है। जो कीमती चीज़ है उसको तेज़ी से इससे पहुंचाया जा सकता है। ये अक्सर ऐसे क्षेत्रों में पहुंचने का एक सुलभ साधन के रूप में आप देख सकते हो। जो ऐसी जगह हो जैसे रेगिस्तानी जगह हो, ऊबड़ खाबड़ हो, कहीं भी हो, आप विमान के जरिए उसको क्रॉस करके पहुंच सकते हो। ठीक है, और पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इसने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओगे तो 35 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। तो ये आप इसकी विशेषता बता सकते थे। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं भी मान लो कोई मदद पहुंचानी हो तो उसमें क्या है, आसानी से विमान के जरिए पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, दुनिया के लगभग लगभग सभी हिस्से जो है आज हवाई सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यानी आपस में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी दो ऑप्शन है। ठोस कचरे द्वारा पर्यावरण प्रदूषण, कचरे की मात्रा भारी वृद्धि हो रही है। यानी आपको पता है कि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है ठोस कचरे के कारण, और ये कचरा जो है ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आपको बताना है। इसी के ऑप्शन में है कि ठोस कचरे में असमर्थनीय वृद्धि के कारण बताने की क्यों इतना कचरा बढ़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में जो ये कचरा है ये उत्पन्न करने को नियंत्रित करने के लिए दो रणनीति, यानी शहरों में इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ठोस कचरा जो है पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। कचरे की मात्रा बढ़ रही है तो क्या होता है, इससे पोल्यूशन भी बढ़ता है। शहरी क्षेत्रों में देखें तो आमतौर पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, ट्रैफिक जाम वाले समस्या होती है, और बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, सुविधाएं ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में स्थिति खराब होती जा रही है स्वच्छता की। वहाँ पे गंदी हवा, गंदा पानी रहता है, और यहाँ पे ठोस कचरा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें आपके छोटे मोटे टूटे टाटे कांच वाँच जो होता है, प्लास्टिक कंटेनर, पॉली बैग वगैरह, ये सब जो होता है ये कचरे के रूप में डंप कर दिया जाता है। ठीक है, त्यागी गई जो वस्तु है यानी फेंकी गई जो वस्तु है वो कचरा बन जाती है, मलबा बन जाता है, और ये धीरे धीरे क्या होता है, पोल्यूशन फैलाता है। इसको अगर चाहें तो दो तरीके से इसको नष्ट किया जा सकता है, घरेलू प्रतिष्ठान के द्वारा या औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के द्वारा। ठीक है, इन दो तरीकों से। लेकिन कूड़े का निपटान जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, नगर पालिका भी इसका सही तरीके से निपटान नहीं कर पा रही है। ठीक है, इससे पोल्यूशन होता है, और कई बार क्या है, ये जो इसका मलबा होता है ये गंभीर बीमारियां भी दे देता है लोगों को। ठीक है, दुनिया भर की स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो इसमें होती है। फिर ये चूहों को और अन्य कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके कारण टाइफाइड, मलेरिया, दस्त जैसी बीमारियां जो हैं वो फैलने लगती हैं। ठोस कचरे का सही तरीके से प्रबंधन नहीं हो पाता है। ठीक है, जिसके कारण ये तेज़ी से फैलता है। बारिश आती है, बारिश में कचरा और फैल सकता है, लोगों को बदबू का कारण बनता है, लोगों की असुविधा का कारण बनता है। ठीक है, इसी का बी पार्ट जो था, शहरी क्षेत्रों में ये जो कचरा है ये इसके उत्पादन को नियंत्रित करने की रणनीतियाँ, कैसे इसको नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे पहला क्या है, कचरे को कम से कम फैलाना और इसका रिसाइकिल करना, यानी जो चीज़ एक बार यूज़ में आ गई है उसको दोबारा रिसाइकिल करके यूज़ में कर लिया जाए तो ज़्यादा सही है। उसको किसी एनजीओ को या कोई एनजीओ या कोई संस्था के द्वारा इसको कराया जा सकता है। फिर
कुछ ऐसी मोटिवेशनल योजनाएं चलाकर, ठीक है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि घरेलू कचरे को कैसे हमें रिसाइकल करना है, सूखा कचरा, गीला कचरा कैसे उसको मतलब अलग अलग रखना है, कौन सी चीज़ों का कैसे रिसाइकल हो सकता है, किन चीज़ों का रिसाइकल नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताना। फिर उत्पाद डिजाइन और पैकिंग नियमन, यानी ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे जो निर्माता होते हैं, ठीक है, वो जो भी चीज़ों की पैकिंग करते हैं या जो भी चीज़ों को बेचते हैं तो वो ऐसा करें कि उन चीज़ों को रिसाइकिल किया जा सके, ठीक है। तो ये है। सेक्शन ई को देख लेते हैं। सेक्शन ई जो है आपका, इसमें दो क्वेश्चन है, 29 और 30, ये आपके मैप वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं किस प्रकार का मैप है। एक मैप आपके सामने वर्ल्ड का दे रखा है और एक इंडिया का है, ठीक है। वर्ल्ड वाले में ABCDEFG ऐसे करके दे रखे हैं, आपको उसको पहचानना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार मैप को देख लेते हैं। ए कहाँ पर है? ए आपको ये अफ्रीका में दिख रहा है। अफ्रीका में सबसे नीचे यहाँ पे केप टाउन है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ये आपका उत्तरी सॉरी दक्षिण अमेरिका का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। और फिर आपका सी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, और डी पॉइंट कहाँ है? ABCD ए रहा। इसको देखते हैं, चलिए एक बार ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको मैप में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह, समुद्री बंदरगाह यानी कि ये आपका केप टाउन दे रखा है, ठीक है, इसको हम केप टाउन कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगर हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे दे रखा है बी पॉइंट, यानी ये दे रखा है, ठीक है। नहीं, बी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, ये रोम हो जाएगा ये। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग सी, तो एक बार सी देखिए, सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम वैसे लॉरेंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉरेंस, ST लॉरेंस सी वे, ठीक है, ST लॉरेंस सी वे। इसके बाद डी है आपका, डी में आपसे बोला गया है कि दक्षिण अमेरिका में जीवन निर्वाह के लिए संग्रहण क्षेत्र, तो कहाँ पे होता था जीवन निर्वाह के लिए संग्रह क्षेत्र? ये था, ये अमेजन वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो इसको आप अमेजन कह सकते हो, ठीक है, अमेजन बेसिन वगैरह जो था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ई, एशिया का एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह बताना है आपको। तो ई पॉइंट को ध्यान से देखो, ये आपको दिख रहा है भारत, भारत के ऊपर चाइना, और चाइना के यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, तो ये आपका हो जाएगा संघाई, ठीक है, चाइना का संघाई वाला हिस्सा हो जाएगा। फिर आपका एफ देखते हैं। एफ कह रहा है एक घुमंतु पशुपालन क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र अगर हम देखें तो आपको ये, आपको अफ्रीका में जो एफ वाला पॉइंट दिख रहा है, ट्रॉपिकल अफ्रीका, या इसको नॉर्थ अफ्रीका के नाम से हम जानते हैं। फिर इसके बाद जो लास्ट है, वाणिज्यिक अनाज कृषि का विस्तृत क्षेत्र, अब एक ही बच गया है जी, तो ये क्या है? ये न्यूजीलैंड में है, कैंटनबरी कुछ इस तरीके से इसका नाम है, तो यहाँ पे आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद है तीसवा जो क्वेश्चन है, वो इंडिया का मैप है, लेकिन इसमें मैप आई थिंक दे नहीं रखा है, तो हम ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें मैप नहीं दे रखा है, शायद मैंने स्लाइड नहीं लगाई है या आपके सैम्पल पेपर में ही नहीं था, वो देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन। उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण कोयला खदान, ठीक है। फिर कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह झरिया कोयला खदान जो है। फिर यूपी में एक तेल रिफाइनरी, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वह राज्य जो चाय उत्पादन में अग्रणी है, पंजाब में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको इसके आंसर बताते जाता हूँ। पंजाब में आ जाएगा अमृतसर, ठीक है। चाय में कौन है? चाय में आप जानते हो असम है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, AP, 17 लोग रहते हैं, ठीक है। यूपी में अगर हम तेल रिफाइनरी देखें तो आप मथुरा कहोगे, मथुरा आ जाएगा। और कर्नाटक में समुद्री बंदरगाह जो है ये आपका हो जाएगा, अच्छा बी है, बी में आपका हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा आपका मंगलोर, ठीक है, मंगलोर हो जाएगा। और आपका उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण कोयला खदान में आप बता सकते हो मयूरभंज, ठीक है। झरिया कोयला खदान जो सी है, कोयला खदान झरिया, तो इसमें ये झरिया ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पे मैंने बता दिया है, और बाकी आपके मैप में ये पॉइंट लगे हुए थे, मैप आई थिंक मैं ले नहीं पाया हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।